हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 52,000 करोड़ की कंपनी है और जो कि एक मिड कैप कंपनी है। और इसका साल भर का अगर प्रॉफिट देखें तो लगभग 9,500 करोड़ का एक साल का प्रॉफिट है। अगर मैं स्क्रीन पे जाके एक क्रिएट न्यू स्क्रीनर करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 3,000, तो जिन कंपनी का 3,000 करोड़ से साल भर का प्रॉफिट ज्यादा है वो सारी आ जाएंगी। तो लगभग जो टॉप 97 कंपनीज है इंडिया की प्रॉफिट वाइज, उन सब की लिस्ट आ चुकी है। और इसमें टॉप पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और अगर देखें हम बैंक ऑफ इंडिया कौन से नंबर पर आता है, तो बैंक ऑफ इंडिया नीचे आते आते ये यहाँ पर 43 नंबर पर हमारा बैंक ऑफ इंडिया आता है। मतलब 43 लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बैंक ऑफ इंडिया। और सिर्फ इन्हीं सारी अगर 97 कंपनीज को मार्केट कैप से अकॉर्डिंग शॉर्ट करें तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो कहाँ पर आता है, बैंक ऑफ इंडिया लगभग लास्ट में जाके बहुत पीछे आता है। 52,000 करोड़ की कंपनी 83rd नंबर पर आती है ये। मतलब जो टॉप 97 कंपनीज है प्रॉफिट वाइज, उसमें इसका नंबर प्रॉफिट के टर्म्स में 43 है, जबकि मार्केट ने इसको जो मार्केट कैप दी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 52,000 करोड़ की, यानी कि 83 नंबर पर। मतलब 40 नंबर पीछे है ये जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है उस हिसाब से रैंकिंग में। और अगर हम देखें कि 43rd जो लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप IRFC है, उसकी मार्केट कैप कितनी है 1,76,000। मतलब इससे लगभग 3 टाइम से भी ज्यादा की है 43rd नंबर की कंपनी की मार्केट कैप। तो इससे हल्का सा आइडिया लगता है कि ये कितने कम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है आज की डेट में। और अगर ये तो सारी कंपनीज का हमने देखा, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ पीयर्स में कंपैरिजन करता हूँ, अगर सारे बैंक से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर टोटल इंडिया में 41 बैंक्स हैं, बी इट प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी हैं सारे के सारे 41 है। और उन सब में अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो जो सबसे सस्ती आज की डेट में कंपनी है वो ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो अगर देखें तो इसका तो प्रॉफिट ही नहीं कमाता, इसलिए इसका आखिरी साल का इसका प्रॉफिट नेगेटिव में है, इसलिए इसका पी नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का ही सबसे कम का पी है 5.58 का सिर्फ और सिर्फ। अगर सेम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो हाईएस्ट टू लोएस्ट सबसे कम अगर हम देखें तो इससे नीचे सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका बैंक का है। तो लगभग दोनों का सेम ही है 0.6 और 0.65। तो बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स की वैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है पीई और पीबी से चेक करने की, उन सब में सबसे लीस्ट वैल्यूड है आज की डेट में। और अगर इसका कंपैरिजन हम सिर्फ और सिर्फ अगर पब्लिक सेक्टर बैंक से भी करें तो भी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो भी सबसे सस्ती की प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। तो जितने भी बैंक से कंपैरिजन करें इसकी वैल्यूएशन का, तो उन सब में तो सबसे कम है ही। अगर इंडिपेंडेंट भी हम देखें इसका तो ये बाकी के कंपैरिजन में तो सस्ता है ही है। उसके अलावा इंडिविजुअली भी देखें तो 5.58 का पी बहुत ही सस्ता है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65 की, तो अंडर वैल्यूड ही। अगर चार्ट सेक्शन में देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आखिरी 5 साल में मई 2020 जून 22 में इतने लो पे गया था 4.8 के आसपास, और अभी कुछ महीने पहले मार्च 25 में लगभग सेम 5 के आसपास गया था और अभी थोड़ा सा ही ऊपर आया 5.6 का। तो खुद के कंपैरिजन में भी अगर देखें तो आखिरी 5 साल का जो मीडियन पी है 8.1, उसके कंपैरिजन में भी काफी सस्ता है। 10 साल का अगर देखें तो भी वन ऑफ द लोएस्ट पे है। उसके बाद 3 साल का भी वन ऑफ द लोएस्ट है और 1 साल का भी वन ऑफ द लोएस्ट पर ही है। अगर सेम प्राइस टू बुक वैल्यू कंपैरिजन करें तो आखिरी 5 साल का जो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.6 ही रहा है। मतलब ये हमेशा से प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में तो 0.6 पर ही ट्रेड हुआ है और अभी भी थोड़ा सा ही ऊपर आया है 0.7 पर ही, जो कि 0.7 भी नहीं है एग्जैक्ट में। हमने देखा तो 0.65 ही है सिर्फ और सिर्फ। तो एक ऐसी इंडिया की कंपनी जो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, प्रॉफिट के टर्म्स में इंडिया की टॉप 43 कंपनीज में आती है और साल का प्रॉफिट 9,500 करोड़, मतलब लगभग 10,000 करोड़ का साल का प्रॉफिट। जितना मिड कैप कंपनीज का टोटल मार्केट कैप होता है उतना एक साल में ये प्रॉफिट कमा रही है। और इसकी वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 50,000 की। और आने वाले अगर 4-5 साल में सेम प्रॉफिट भी पोस्ट करती रही विदाउट एनी ग्रोथ, तो भी 5 साल में तो अपनी मार्केट कैप जितना प्रॉफिट कमा लेगी। और ग्रोथ तो ऑब्वियसली करेगा क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया का बैंक है। तो अगर हम लोग एज्यूम करें कि आने वाले टाइम में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा ना, सेम स्टैग्नेंट नंबर ही इसके अगर आते रहे और यहाँ से करंट मार्केट कैप से अगर करंट जो इसका मार्केट प्राइस है उससे डबल हो जाए, तो भी लगभग कितने का पी आएगा, 11 का पी आएगा, जो कि सस्टेनेबल है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और अगर बुक वैल्यू भी देखें डबल कितनी हो जाएगी तो 1.3 की, जो कि वो भी सस्टेनेबल है। तो यहाँ से अगर स्टॉक डबल भी हो गया ना तो भी उसके बाद कुछ महंगा नहीं है, तब भी 12 का पी होगा और 1.5 का बुक प्राइस टू बुक वैल्यू होगा, जो कि अगर सारे बैंक्स का हम लोग देखें
तो जितने भी इंडिया में बैंक्स लिस्टेड है उनका अगर मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.2, तो मतलब ये डबल होगा यहाँ से तो उतना पहुंचेगा, और डबल हो जाएगा तो भी 11 का पी होगा, तो भी मीडियन पी से कम ही रहेगा। तो इसके बहुत हाई चांसेस है री रेट होने के, और नीचे तो कितना ही जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65 है ऑलरेडी, और प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी 5 का है, 5.5 का, तो अभी क्या 2-2.5 का पी होएगा क्या इसका। तो मेरा मानना है कि अगर सिंपली इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक ग्रो नहीं करेंगे तो और इसका मतलब होगा कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी ही स्टैग्नेंट हो गई है और ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि हर इंडस्ट्री, कंज्यूमर और बिजनेस जितने भी हैं वो सारे बैंक्स पे डिपेंडेंट है लोन के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए। तो अगर इंडिया का बैंकिंग सेक्टर स्लो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्लो है, कंजम्पशन कम हो गया है, या फिर एनपीए का डर ज्यादा हो गया है, या फिर जो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी है वो ही अनस्टेबल लग रही है, तो ही जाके ये सेक्टर बैंकिंग का अंडर परफॉर्म कर सकता है। बट फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और ये डेफिनेटली ग्रो करने वाला है। और जितनी भी कैपेक्स होने वाली है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, मोस्टली कंपनीज जो बड़ी बड़ी एक्सपेंशन करती हैं वो सब लोन्स लेती हैं, और लोन्स के लिए बैंक पे जाना पड़ेगा। और जितनी भी पब्लिक सेक्टर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो पावर सेक्टर में या फिर जो ऑयल गैस की फील्ड में जितना भी एक्सपेंशन होगा पब्लिक कंपनीज का, वो मोस्टली पब्लिक बैंक से ही पैसा लेंगी, और जब पब्लिक बैंक से पैसा लेंगी तो बैंक ऑफ इंडिया क्यों पीछे रहेगा, वो सबको बराबर शेयर मिलेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया भी डेफिनेटली अपनी लोन बुक ग्रो करेगा, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करेगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी तो आप सिंपली समझ लेना कि तभी बैंक्स ग्रो नहीं होंगे, वरना ये डेफिनेटली ग्रो करने वाले हैं। अगर पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली बैंक ऑफ इंडिया भी आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जा रही है, एआई वगैरह आता जा रहा है और टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल पर पहुंच रही है, तो जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे ही होने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में पब्लिक सेक्टर बैंक की वैल्यूएशन भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जैसी हो जाएगी। तो ये सेक्टर जो है ना अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, और आने वाले टाइम में भी ये काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक का। और इस बैंक का अगर हम बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से मैं इसका अगर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखूं तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बैंक ऑफ इंडिया का 8 नंबर पर आता है, लगभग 11-12 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। जबकि एसबीआई जो इससे काफी बड़ा बैंक है वो काफी अच्छे से रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रहा है अपने खुद के शेयर होल्डर्स के पैसे पे, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का कम है। और रिटर्न ऑन अगर एसेट भी देखें आखिरी 1 साल का तो भी बैंक ऑफ इंडिया 8वें नंबर पर आता है 0.94%, जबकि इससे जो बड़े बैंक है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, उनका काफी अच्छा रिटर्न ऑन एसेट है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है बैंक ऑफ इंडिया की कि ये कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट है जो अपने पैसे पे और उधार के पैसे पे जो ये रिटर्न जनरेट कर पा रहा है वो थोड़ा सा कम है बाकी बैंक से। बट ये बुरा होने के साथ साथ अच्छा भी है, क्योंकि जैसे जैसे बैंक अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो जितना ऑलरेडी पैसा है इसके पास उसी से ये ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। सपोज करो अगर इसके पास जितना भी पैसा है अभी उससे 12.35% रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और इसने अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी या फिर जो विद इन बैंक्स जो इसकी इंप्रूवमेंट करने की लिमिट है उसको धीरे धीरे बढ़ा के बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एसबीआई जैसे 15-17 पर भी ले गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली इसका रिटर्न ऑन स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट काफी है, और सेम रिटर्न ऑन एसेट भी ये बढ़ा के अगर 1 के ऊपर ले जाए 1.15, 1.18 तो काफी अच्छा रिटर्न ये जनरेट कर सकता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी फिलहाल तो इसका नेगेटिव है, बट क्योंकि इसके पास स्कोप है इंप्रूवमेंट करने का तो ये इसको डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंप्रूव नहीं करेगा, वो डेफिनेटली ओवर द टाइम इंप्रूवमेंट होगी ही, क्योंकि अगर इसकी हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आखिरी 4-5 सालों से अगर देखें जब नेगेटिव से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगी तो 2021 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 22 में 3,500, फिर 3,800, फिर एकदम से डबल हो गया और फिर अभी 50% बढ़ गया इस साल। तो आखिरी 5 साल से लगातार ग्रो कर रही है, और 6.36 का अर्निंग पर शेयर था, अभी 3 गुना से भी ज्यादा का अर्निंग पर शेयर हो चुका है इसका। और बैंक्स के अगर एनपीए चेक करते हैं इसकी एसेट क्वालिटी कैसी है तो स्टैंडअलोन नंबर्स पे हम देखें तो आखिरी 3 साल में मार्च 2022 में जो इनके बैड लोन्स
लोन्स लगभग 10% के आसपास थे, उसको कम करते करते अभी 3.27 के बैड लोन्स बचे हैं और नेट एनपीए 0.82 के लगातार कम होते जा रहे हैं और अभी तक के सबसे कम है। और ग्रोस एनपीए 9.98 से 3.27 पहुंचे और नेट एनपीए 2.34 से 0.82 लगातार कम होते जा रहे हैं। तो अगर इसके एनपीए कंपेयर करें इस सेक्टर का जो सबसे बेस्ट है पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके लगभग ग्रोस एनपीए 1.82 और नेट एनपीए 0.47, तो लगभग इससे डबल है आज की डेट में बैंक ऑफ इंडिया के। और अगर यूनियन बैंक से मैं कंपैरिजन करूं तो यूनियन बैंक के 3.60 जो कि लगभग इसके बराबर ही है बैंक ऑफ इंडिया के। और यूनियन बैंक कितने पे ट्रेड हो रहा है 6 के पी पर, और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो 0.97, तो ये भी इससे हाई पी पर ट्रेड हो रहा है ये भी। उसके बाद अगर पीएनबी का देखें तो पीएनबी के क्वार्टरली नंबर्स में व्यू स्टैंडअलोन, यहाँ पर अगर हम नेट एनपीए देखें तो इसके भी काफी हाई नेट ग्रोस एनपीए है 3.95 के, जो कि बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा है, और नेट एनपीए 0.4 और इससे डबल है नेट एनपीए लगभग बैंक ऑफ इंडिया के। तो सिंपली अगर इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बाकी बैंक्स हैं इसकी भी एसेट क्वालिटी लगभग उनके जैसी ही है, बट ये सबसे सस्ते पर ट्रेड हो रहा है। और जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट है वो बाकी बैंकों से थोड़ा सा कम है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये इतने सस्ते पर ट्रेड करेगा। और अगर इसका हमने जो हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू देखा वो प्राइस टू अर्निंग पे तो सस्ता चल रहा है, बट हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 5 साल का जितना है उसी पे चल रहा है। बट इसका कहीं ना कहीं ये कारण ये भी है कि आखिरी 5 साल में जो ये अगस्त 2020 में ये 0.3 और जो फिर मई 2022 में भी ये 0.3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर पहुंच गया था। तो उसका कारण ये है कि उस टाइम की अगर हम लोग ग्रोस एनपीए देखें तो काफी हाई थे 9.98, 2.3, 4 का नेट एनपीए, बट अभी ठीक चीजें काफी इंप्रूवमेंट हो गई है, हाई नेट प्रॉफिट है और लोएस्ट नेट एनपीए है। तो अभी जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.65 का, यहाँ पर ये जस्टिफाइड नहीं है। उस टाइम हो सकता है कहीं ना कहीं क्योंकि इतने हाई नेट एनपीएस थे तो वो जस्टिफाइड था, बट फिलहाल जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से तो ये जस्टिफाइड नहीं है इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग है। और क्वार्टरली नंबर साफ साफ बोल रहे हैं कि बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। 600, 500, 900, 1100, 1300, 1500, 1800, 1400, 1700, 2300, 2500, 2600, आखिरी 3-4 क्वार्टर में तो सबसे हाईएस्ट आए हैं। और इस क्वार्टर में कोई डाउट नहीं है कि जितना जैसे ही नेट प्रॉफिट आया इसका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये क्रॉस कर देगा। और बैलेंस शीट भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में डिपॉजिट्स लगातार आखिरी 2-3 साल से ग्रो हो रहे हैं। और जो खुद का पैसा है वो भी रिजर्व्स 51,000 से आखिरी 3 साल में 75,000, लगभग 50% इंक्रीज हो चुके हैं। फिक्स्ड एसेट यानी कि बैंक्स की जो बिल्डिंग्स और ब्रांचेस हैं वो भी इंक्रीज करी है। और अभी अदर एसेट्स में जाके देखें तो आज की डेट में 50,000 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट पड़ा है जितने की मार्केट कैप है। तो मतलब इतना पैसा और देके अभी लोन देके ग्रो कर सकते हैं। टोटल एसेट्स आखिरी 3-4 साल में लगातार ग्रो हो रहे हैं, 7.5 लाख से 10.5 लाख पहुंच चुके हैं। और इन्वेस्टर सेक्शंस में अगर जाएं तो जून 2022 में जो प्रमोटर्स गवर्नमेंट के पास 81% की होल्डिंग थी, गवर्नमेंट ने उसको कम कर करके 73% की होल्डिंग आ गई है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। और जिस टाइम पर 81% थी गवर्नमेंट के पास, पब्लिक के पास उस टाइम पे 6.70% की होल्डिंग थी। और आज की डेट में जब गवर्नमेंट की कम हो चुकी है 73%, तो पब्लिक की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो जितनी भी वो बेची है वो सारी की सारी आज की डेट में एफआईज और डीआईज के पास है। और एफआई में किसी के पास 1% से ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ शो नहीं हुआ है। और डीआईज में देखें तो जो मेजरली खरीदी है वो एलआईसी ने खरीदी है 8%, उसके बाद एसबीआई पीएसयू फंड के पास 1.52 है। तो जो लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़ी सी डीआई की होल्डिंग कम हुई है, बट पब्लिक की भी कम हुई है, वो एफआई की बढ़ी है, एफआई ने खरीदे हैं। और अगर एग्जैक्ट डेट देखें हम तो कब डाइल्यूट हुई थी, सितंबर 23 के बाद दिसंबर जो 23 के क्वार्टरली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज हुई थी उसके बाद कम हुई है। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि दिसंबर 23 में डिसइन्वेस्टमेंट किया था यानी कि अपनी शेयर होल्डिंग कैपिटल डाइल्यूट करी थी, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी कौन से ईयर में दिखेगी, वो दिखेगी यहाँ पर मार्च 2024 में। तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं 4,500 करोड़ लगभग इन्होंने रेज किए थे उस टाइम पर शेयर कैपिटल डाइल्यूट करके। तो अगर मैं सिंपली गूगल पे जाके सर्च करता हूँ बैंक ऑफ इंडिया QIP 2023, तो न्यूज में जाके अगर मैं चेक करूँ तो बैंक ऑफ इंडिया QIP सीज स्ट्रॉन्ग डिमांड, सब्सक्राइब्ड 4.5 टाइम्स, स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ इंडिया ₹4,500 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट, इशू हैज सीन स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम लार्ज इन्वेस्टर्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। तो लगभग 4,500 करोड़ का इन्होंने
आईपीओ रेज किया था और डेट क्या है दिसंबर 7 2023 की ये न्यूज आई है। तो जो कि हमने साफ साफ देखा यहाँ पे लगभग 4,500 करोड़ का इन्होंने अपनी जो कैपिटल डाइल्यूट करके पैसा रेज किया है 4,500 करोड़ का। उसके बाद DIFI की होल्डिंग कम हुई है और उस साल की अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखें तो 54,000 से 64,000 लगभग 8,000 करोड़ के रिजर्व्स ऐड हो चुके हैं। तो आधा उसमें से नेट प्रॉफिट से आया होगा और बाकी कैपिटल रेज करके आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिसंबर 7 2023 में इन्होंने पैसा रेज किया उसका QIP प्राइस कितना था अगर हम चेक करें तो यहाँ पर QIP प्राइस तो नहीं दिया हुआ। अगर बैक जाते हैं तो बैक जाके यहाँ पर नीचे जाके देखते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया टू रेज 4,500 करोड़ वाया QIP, फ्लोर प्राइस सेट एट 105। तो 105 के शेयर पर इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करी दिसंबर 7 को। तो अगर इसके चार्ट पर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है लगभग दिसंबर 4-7 के आसपास, दिसंबर 7 को लगभग ये मैंने प्राइस मार्क किया हुआ है 105 के प्राइस पर इंस्टीट्यूशंस ने इसको परचेज किया। और तब से अगर अभी तक देखें तो तब से अभी तक 588 डेज यानी कि लगभग 1.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो चुका है और लगभग शेयर उसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 6% के ऊपर गया है। और बीच में कितने ऊपर जाके नीचे आया, लगभग वहां से 48% जाके ऊपर नीचे आया है। और अगर फिर से इसके इन्वेस्टर सेक्शंस में हम लोग जाएं तो इन्वेस्टर सेक्शंस में यहाँ पर दिसंबर 23 की जो होल्डिंग आई थी उस टाइम पर FI की 4.31 थी, DI की 14.65 और पब्लिक की 7.65। तो तब से अभी तक 4.31 से FI की थोड़ी सी कम हुई है और DI की थोड़ी सी बढ़ी है और ओवरऑल पब्लिक की कम हुई है। तो मतलब कहने का यह है कि जब स्टॉक ऊपर जाके 48% नीचे आया है तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि अभी तक उनकी होल्डिंग वो उतनी ही है, लगभग ज्यादा ही हुई है और जनता की कम हुई है। तो सिंपली अभी तक 1-1.5 साल से वो इस स्टॉक में टिके हुए हैं और 1.5 साल से उनको सिर्फ 6% का रिटर्न मिला है। अगर CAGR बेसिस पे देखें तो 3-4% का रिटर्न मिला है, जो कि FD से भी कम है। तो सिंपली इसका मतलब है कि वो लोग अभी तक घुस के बैठे हैं और निकले नहीं है। इसकी अगर जो लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट और PPT अगर उसको देखें तो सिंपली यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट के नोट्स भी दिए हुए हैं, तो पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं नोट सेक्शन खोलता हूँ तो यहाँ पर देखें हम तो मैक्रो इंडस्ट्री की बात करें, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नीचे जाए तो बिजनेस परफॉर्मेंस के नंबर, ग्रोथ मैट्रिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी, उसके नीचे एसेट क्वालिटी के बारे में बात करिए, कैपिटल पोजीशन, सेगमेंट एंड पोर्टफोलियो इनसाइट्स, पर्सनल लोन, NBFC, कॉर्पोरेट बुक, MSME, इंटरनेशनल एंड गिफ्ट सिटी, मार्जिन और यील्ड कमेंट्री करिए उस पे। और उसके नीचे टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। तो जो मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिखाया है कि 2100 करोड़ का बजट खर्च किया है अपनी IT इन्वेस्टमेंट पर फाइनेंशियल ईयर 25 में, जिसमें से 1700 करोड़ लगभग खर्च हो चुका है मार्च तक और 2000 करोड़ का बजट इस साल हुआ है, जिससे कि अपनी IT, डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करेंगे, यानी कि जो नेट बैंकिंग वगैरह को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, साइबर सिक्योरिटी अपनी इंप्रूव करेंगे। तो बेसिकली ये लोग भी प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करने के लिए पूरा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहे हैं। डिजिटल जर्नीज इंक्रीज फ्रॉम 22 to 29, फोकस्ड ऑन ऑटोमेशन इन रिटेल, एग्री, MSME एंड लायबिलिटी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने से, ऑटोमेशन, फ्रीइंग अप ब्रांच स्टाफ और सेल्स, मार्केटिंग एंड कलेक्शंस। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटोमेशन कर रहे हैं उसकी वजह से क्या है, जो ब्रांच का स्टाफ है उनके पास काफी फ्री टाइम बच रहा है, जिससे वो और अच्छे से सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हैं और अच्छे से ज्यादा लोन्स दे पा रहे हैं और कलेक्शंस अच्छे से कर पा रहे हैं। तो बैंक का जो मेन पैसा होता है वो लोन्स देके और कलेक्शन करके ही आता है, तो उस पर अपना मेन फोकस कर रहे हैं। जो इनके अदर कस्टमर्स होते हैं जो डिपॉजिट और बाकी लेन देन करते हैं वो सब ज्यादातर ऑनलाइन की तरफ ये लोग फोकस करवा रहे हैं उससे। और उसके बाद अगर गाइडेंस एंड आउटलुक देखें फाइनेंशियल ईयर 26 का, तो हमने तो बात करी कि आने वाले टाइम में कंपनी अगर फ्लैट ग्रो नहीं करती है और सेम प्राइस पर अगर डबल हो जाती है तो भी आसानी से रीरेट हो सकती है। बट यहाँ पर इन्होंने गाइडेंस दिया है ग्लोबल एडवांसेस, मतलब जो टोटल लोन बुक को लगभग 12-13% से ग्रो करेंगे ये लोग इस साल, और जो डिपॉजिट है उसको भी 11-12% से ग्रो होने की उम्मीद है। कासा रेशियो लगभग 40% रहेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी है बिकॉज ऑफ मैक्रो अनसर्टेनिटी। तो मैनेजमेंट आने वाले टाइम पर उस पर क्लैरिटी देगा जैसे जैसे थिंग्स विल गेट क्लियर। और जो इनका ROE है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो 0.7 से 0.9 बढ़ चुका है, जो कि हमने देखा, और इस जो लेटेस्ट क्वार्टर में है Q4 में वो 0.98, तो लगभग 1% के आसपास पहुंचने वाला है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और इनका टारगेट है कि 1% अचीव और सस्टेन करने का, जो कि मैंने बताया कि ये जो बाकी बैंक से पीछे चल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट के मामले में, उसको भी धीरे धीरे उनके बराबर पहुंचेगा। और मैनेजमेंट ने नीचे बोला है कि ओनली दोज बैंक्स विल डू वेल इन फाइनेंशियल ईयर
26 who do better non-interest income and who do better recoveries because margins will be under pressure as far as net interest income and net interest margin overall concerned। तो इस साल लगभग जो नॉन इंटरेस्ट इनकम पर और बेटर रिकवरीज पर ध्यान देगा वही ज्यादा अच्छे से इस साल ग्रो कर पाएगा। और इनका इस साल फोकस रहेगा लो कॉस्ट डिपॉजिट पर, हाई यील्डिंग एडवांसेस, ज्यादा महंगे लोन्स देने पर, डिजिटल इनिशिएटिव्स, अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करना, एसेट क्वालिटी को बढ़ाना और स्लिपेज कंट्रोल, कम से कम बैड लोन्स बने। तो काफी अच्छा बैंक का आने वाला टारगेट है मेरे हिसाब से। और अभी अगर फाइनली इसका हम लोग चार्ट देखें तो 2017 से हम लोग डिस्कस करते हैं तो 2017 नवंबर से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। अपना जो मोस्ट रिसेंट इसका सबसे हाई था और उस टाइम के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो नवंबर 2017 यानी कि उसके कुछ टाइम बाद मार्च 2018 के नंबर आएंगे और उस टाइम पर बैंक की हालत इतनी खराब थी, साल भर का 6000 करोड़ का लॉस कर रहा था क्योंकि बहुत सारे बैड लोन्स थे। तो इस वजह से बैंक लगातार नीचे गिरता गया और काफी कम टाइम में लगभग 53% गिर गया 4 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद फिर 2019 में थोड़ा सा लॉस कम हुआ लेकिन 2019 में भी 5,500 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद 2020 में काफी कम लॉस हुआ, 50% कम लॉस पे पहुंच गए बट फिर भी 3,000 करोड़ का लॉस हुआ। तो बैंक लगातार लॉस पोस्ट कर रहा था और लगातार नीचे जा रहा था और लगभग यहाँ पर मई के आसपास, मई 2020 के आसपास ये जो मार्च 2020 के नंबर आ चुके होंगे और ये इसने सबसे ज्यादा लो बनाया नीचे लगभग 30 रुपए के आसपास तक। और उसके बाद 2021 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12-13 क्वार्टर्स के नंबर हैं, तो मार्च 2022 से पहले के नंबर नहीं है। तो हो सकता है ये फाइनेंशियली 21 के पहले क्वार्टर से ही प्रॉफिट करने लगा हो और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना भी स्टार्ट किया और अपने लो से लगभग 3 गुना ऊपर जाके नीचे आया। 3 गुना 365 डेज यानी कि नीचे से एक साल में ही डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया एक साल के अंदर अंदर। और 2021 के बाद 2021 में लगभग यहाँ पर 100 रुपए के आसपास तक पहुंचा और 2021 के बाद देखें तो 22 में प्रॉफिट ग्रो किया है, 23 में भी ग्रो किया है, 24 में ग्रो किया है और 25 में ग्रो किया है। तो मार्च 21 में 2000 करोड़ के प्रॉफिट से लगभग 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंचने वाला है और लगभग 4.5 गुना इसने प्रॉफिट किया 4 साल में। और स्टॉक प्राइस देखें अगर तो लो से हाई पर कितना गया, लगभग 5 गुना चला गया था और अभी फिर से 3.5 गुना के आसपास आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि जब चीजें इसमें इंप्रूवमेंट होना चालू हुई तो स्टॉक ने अपना डाउन ट्रेंड खत्म किया और नीचे आते आते यहाँ पर आके हमें पता चला कि अब इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर लगातार नीचे जाने लगा क्योंकि जब इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ होगा तो लोगों ने यहाँ पर बुक किया होगा। और इसके बाद थोड़े से नीचे गया, फिर ऊपर आया, सेम जगह पे रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके सेम जगह पे आके ब्रेकआउट दिया बट वापस फिर से नीचे आया और फिर से आके यहाँ पे रीटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर लाइन है 80 रुपीज की, ये इसका काफी अच्छा रेजिस्टेंस रहा और इसने यहाँ पर एक लेफ्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर, यहाँ पर आके इसने ब्रेकआउट दिया बट फिर वापस नीचे आया, फिर एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर एक बड़ा सा राइट शोल्डर बनाया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर आया। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमें कहीं ना कहीं श्योरिटी हुई कि अब ये स्टॉक जाके यहाँ पर, अगर मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पर जाके हमें क्लैरिटी हुई कि जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुआ कि अब कहीं ना कहीं इस स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और चीजें इंप्रूव हो चुकी है और साथ ही साथ ट्रेडिंग चार्ट पर भी वो दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें एंट्री लेते 24 नवंबर 2022 के आसपास तो उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे जाके आया और इसका जो यहाँ से टारगेट रहता वो रहता जो इसका ये नीचे हेड एंड शोल्डर की जो डेप्थ है जो कि मैंने यहाँ पे मेजर करी है वो उसका टारगेट रहता लगभग 130 रुपीज के आसपास का, जो कि यहाँ से अगर देखें हम जहाँ पर हम इसमें एंट्री लेते लगभग 24 नवंबर 2022 को 80 के रुपए पे, तो यहाँ पर आके इसका टारगेट अचीव होता 417 दिन में 61%। और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ये टारगेट बुक हुआ तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा और उसके बाद ये फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ। और अभी भी कंपनी मार्च सितंबर 2023 में जो इसका प्राइस पर आई थी या फिर उससे पहले अगर देखें तो 26 दिसंबर 2022 में फिर इस प्राइस पर आई थी 104 और अभी 114। तो ज्यादा कुछ जंप नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 9-10% का जंप हुआ है। जबकि दिसंबर 22 के बाद मार्च 23 के नंबर आए होंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 47 करोड़ की सेल्स थी और 4000 करोड़ का नेट प्रॉफिट और अभी लगभग उससे दुगने से भी ज्यादा हो चुका है और कंपनी सेम प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो अभी सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुक होनी चालू हुई स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे आता रहा। तो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया,
नीचे आया, ऊपर गया, इस बार फिर नीचे नहीं आया, ये जो लो था इसका वो ब्रेक नहीं गया और फिर ऊपर गया और यहाँ पर आके थोड़े से ऊपर गया और ये जो इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये आके इसने यहाँ पे सिंपली ऊपर जाके ब्रेक किया और फिर से अच्छी बात ये है कि जिस प्राइस से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया अभी उसके नीचे आया और अभी भी उसके नीचे ही है, लगभग 119 के नीचे। तो ये जो यहाँ से ये गिरते आ रहा था 155 के आसपास से अभी 114 पर जो आ रहा है नीचे गिर के, तो अब ट्रेंड चेंज भी हो चुका है और फिर से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया है। और साथ ही साथ जिस प्राइस पर QIP इसका रेज हुआ था, जिस टाइम पर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ये बाय किया था 6 दिसंबर 2023 के आसपास, 106 रुपए के आसपास, तो उस प्राइस के पास भी है, लगभग 114 ही है और तब से अभी तक 1.5 साल का टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो अभी इसका जो मेरा सबसे रिसेंट टारगेट है वो है करंट प्राइस से जो इसका रिसेंट हाई गया था लगभग 157 रुपीज के आसपास, जो कि करंट प्राइस से 38% का इसका टारगेट है। तो करंट प्राइस से 38% का स्कोप है और जो कि 157 या 158 के प्राइस पर अचीव होगा। और अगर मैं कंपनी की जो बुक वैल्यू देखूं आज की डेट में तो 173 है, तो 157 पर 38% रिटर्न देने के बाद भी ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे ही रहेगा, 173 की जो है 157 पर ही रहेगा। तो ये तो सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट है। उसके बाद का जो इसका टारगेट है वो यही रहेगा जो इसकी बुक वैल्यू है 173 की। तो 173 अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो कहीं ना कहीं 173 पे यहाँ पर होगा और करंट प्राइस से अगर देखूं तो 173 लगभग 50% का स्कोप हुआ है। और जैसे जैसे अच्छे अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आते रहेंगे, इसके नंबर इंप्रूव करेंगे, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सब अपनी बैलेंस शीट में ऐड होगा, जिसकी वजह से इसके रिजर्व्स बढ़ेंगे और जिसकी वजह से इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये 173 भी बढ़ती रहेगी। तो मिनिमम इसका अभी 38%, उसके बाद 51% और उसके बाद ये जो बड़ा सा इसका प्राइस फॉल हुआ था 2017 के आसपास से जो फॉल होना चालू हुआ था, जिस टाइम पर ये कंपनी लॉस कर रही थी 6000 करोड़ की, 6000 करोड़ का, उस टाइम 38,000 की सेल्स थी। आज सेल्स डबल हो चुकी है, प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव और वन ऑफ द हाईएस्ट। तो इस प्राइस पर तो जाना चाहिए 217 218, बट उसमें हो सकता है मे भी टाइम लगे 1-2 साल, बट 1-2 साल में भी अगर 88-89% आएगा तो भी काफी अच्छा है। तो फिलहाल के लिए तो मेरी इसमें वन ऑफ दी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है और मेरा सबसे जो शॉर्ट टारगेट है वो 158 रुपीज का है, उसके बाद इसका बुक वैल्यू का है और उसके बाद इसका जो 216 रुपए का प्राइस का है। और डाउन साइड पोटेंशियल इसमें काफी कम रहेगा। अगर ये 20% नीचे भी गया लगभग 85-86 रुपीज के आसपास, तो इसकी बुक वैल्यू से लगभग 0.5 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि हाईली अंडर वैल्यूड होगा। तो इस स्टॉक में मेरी तरफ से तो इतना ही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप इसमें अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो कमेंट्स में जरूर बताना आपने कितने रुपीस में ये इन्वेस्टमेंट की थी और कितने टाइम से आप इस स्टॉक में बने हुए हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज।